ओके स्टार्ट। तो बेसिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज अजीब टॉपिक्स। अजीब टॉपिक्स में बेसिकली हम मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कहीं पे भी कवर नहीं होते हैं, तो हम लोग उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट अजीब टॉपिक इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस। दुनिया भर के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इज पोटेशियम एंड सेकंड इलेक्ट्रोलाइट इज कैल्शियम। ठीक है, तो फर्स्ट कैल्शियम को जल्दी से खत्म करते हैं। तो कैल्शियम में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक हाइपोकैल्सीमिया, दैट इज कैल्शियम का डिक्रीज होना। एक हाइपर कैल्सीमिया, जिसमें कैल्शियम का इंक्रीज होना। उसमें मेन हम बात ये करेंगे जब हम अरिथमिया पढ़ेंगे। बस एक चीज याद रखनी है, बस मैं समराइज करने के लिए बस यहाँ लिख रहा हूँ कि कैल्शियम की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो क्यूटी इंटरवल जो होगा वो इंक्रीज होगा, उसको क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कहते हैं। एंड सिमिलरली अगर कैल्शियम की वैल्यू इंक्रीज होती है ब्लड के अंदर तो क्यूटी इंटरवल डिक्रीज करेगा। बस इतनी सी बात अभी याद कर लो, इसको पूरी एक्सप्लेनेशन अरिथमियास में दी जाएगी कि ऐसा क्यों होता है, क्यों क्यूटी इंटरवल इंक्रीज होता है। एंड सेम कैल्शियम को फॉलो करता है मैग्नीशियम। सो अगर मैग्नीशियम भी डिक्रीज होगा, कैल्शियम भी डिक्रीज होगा तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम इंक्रीज होंगे तो क्यूटी इंटरवल जो होगा वो डिक्रीज होगा। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ। अब मेन फोकस ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम में फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेशियम की वैल्यू का इंक्रीज होना, विच इज नोन एज हाइपरकेलीमिया। अब पोटेशियम एक बहुत नैरो रेंज पे रेगुलेटेड वाला इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि सिर्फ जिसकी नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5.5 के बीच में रेंज करती है। एंड ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी रेंज बहुत नैरो है। दैट मीन्स अगर पोटेशियम की वैल्यू लेस देन 3.5 होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोकेलीमिया। एंड अगर इसकी वैल्यू मोर देन 5.5 होती है तो उसको बोलते हैं हाइपरकेलीमिया। एंड बिकॉज इसकी रेंज बहुत कम है तो इसको बहुत स्पेसिफिकली मॉनिटर भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे कुछ भी हुआ, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, दोनों कैन लीड टू ईसीजी चेंजेस एंड दोनों की ईसीजी चेंजेस कैन लीड टू कार्डियक डिस्टर्बेंसेस व्हिच कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट्स। सो आईसीयू सेटिंग्स में एंड इवन योर क्या कहते हैं इवन अगर किसी पेशेंट को किडनी फेलियर है जिसमें पोटेशियम की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो किडनी फेलियर के पेशेंट्स में भी बहुत बहुत ज्यादा कॉमनली आपको पोटेशियम को मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज हल्के से भी चेंजेस में इट कैन डायरेक्टली लीड टू डेथ। सो फर्स्ट इज हाइपरकेलीमिया व्हिच इज डिफाइंड एज मोर देन 5.5 पोटेशियम। सो पोटेशियम के चेंजेस को याद करने के लिए बस इतना याद रखना है, ईसीजी को पकड़ के खींचना है। ठीक है, आपको अपना ईसीजी को जो पकड़ना है और उसको खींचना है, दोनों तरफ से खींचना है। इसका एक एक्सेप्शन है, द फर्स्ट चेंज। द फर्स्ट चेंज में आप खींचोगे नहीं, बट बाकी सब में आप ईसीजी को पकड़ के इसको बस खींचना चाहते हो। क्यों फर्स्ट चेंज? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पोटेशियम के जितने भी चेंजेस है अकॉर्डिंग टू हैरिसन का 21st एडिशन, ठीक है, 20th एडिशन में हमने ये देखा है कि ये जो वैल्यूज मैं कोट करूंगा वो हैरिसन के 20th एडिशन से है कि 5.5 से 6.5 जब मेरी पोटेशियम की वैल्यू होगी तो फर्स्ट चेंज ऑफ पोटेशियम इज टॉल टेंटेड टी वेव्स। ठीक है, तो टी वेव्स विल बिकम पीक्ड। टी वेव्स जो होंगी बिल्कुल टॉल एंड टेंटेड हो जाएंगे। यही सेम चेंज एमआई में भी दिखता है। सो एमआई का फर्स्ट चेंज भी टॉल टेंटेड टी वेव्स है एंड इवन योर हाइपरकेलीमिया का फर्स्ट चेंज भी टॉल टेंटेड टी वेव्स है। उसके बाद वाले चेंजेस ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंट होते हैं, बट ये फर्स्ट चेंज है। फिर सेकंड चेंज आता है 6.5 से 7.5 की वैल्यू पे। ठीक है, विच इज अब वही हमारी रूल फॉलो होगा कि हमें ईसीजी को पकड़ के खींचना है। तो अगर आप इस तरफ से ईसीजी को खींच रहे हो तो पी वेव जो हो जाएगी वो फ्लैट हो जाएगी। सो सेकंड चेंज इज एक्चुअली फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव। ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन पीआर इंटरवल। लॉजिकली अगर तुम सोचोगे पी वेव जो हो गई बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, बिल्कुल फ्लैट पी वेव, पहले छोटी होती है पी वेव बिल्कुल फ्लैट हो जाती है एंड पीआर इंटरवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। एंड ये ना बहुत हैरानी वाली बात है कि ये जो पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है ये इट इज अ कॉमन फाइंडिंग। इट इज अ कॉमन फाइंडिंग विद बोथ हाइपरकेलीमिया एंड हाइपोकेलीमिया। तो ध्यान रखना, पीआर इंटरवल का इंक्रीज इज अ कॉमन फाइंडिंग ऑफ बोथ हाइपर एंड हाइपोकेलीमिया। ठीक है, बट flattening of P wave is a specific finding which is linked to only hyperkalemia which occurs at a change of 6.5 to 7.5। फिर जो होती है आपकी रेंज दैट इज 7 to 8, 7 से 8 के बीच में आपका, अगर तू यहाँ अब देख पी वेव फ्लैट हो चुकी है, पीआर इंटरवल इंक्रीज हो चुका है, टी वेव टॉल एंड टेंटेड है, उसके बाद क्या होगा, क्यूआरएस की बारी है। तो क्यूआरएस को आप दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहे हो, तो तुम मेरे को बताओ क्यूआरएस ब्रॉड होगा कि नैरो होगा? अगर मैं क्यूआरएस को दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहा हूँ तो क्यूआरएस ब्रॉड होगा नैरो होगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली 7 से 8 में हमारे पास क्या होता है, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब गेम देखो, इस टाइम पे क्या है, अगर मैं ईसीजी को ड्रॉ करूं, मेरे पास पीआर इंटरवल इंक्रीज है क्योंकि मेरे पास पी वेव तो है ही नहीं, पहले बात ही खत्म। फिर क्यूआरएस जो है बिल्कुल ब्रॉड स्ट्रेच्ड है, ब्रॉड क्यूआरएस। फिर उसके बाद मेरा आता है टी वेव इज टॉल एंड टेंटेड। ठीक है, तो दिस इज माय ईसीजी चेंज व्हिच इज अकरिंग एट 7 से 8 की पोटेशियम की वैल्यू पे। अब फाइनली क्या होगा, ये जो ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इट विल फ्यूज with this tall tented T wave to form a very very important wave at more than 8 potassium value which is known as sine wave। तो मोर देन 8 पे जो वेव बनती है दैट इज एक्चुअली साइन वेव पैटर्न होता है, जो ऐसे ऐसे करके जाती है। दिस इज व्हाट इज साइन वेव पैटर्न। ठीक है, जो इससे फ्यूज कर जाती है, जिसको बोलते हैं साइन वेव, मोर देन 8 पे होती है। उसके बाद
उसके बाद आफ्टर द साइन वेव हैज फॉर्म्ड सीधा पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जाता है। एंड वीफिब मैंने पहले बता चुका हूँ, 50 बार ही बताया, वीफिब इज अ डेंजरस कंडीशन व्हिच फाइनली लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ईसीजी चेंजेस व्हिच अकर्स विद द वैल्यू व्हिच इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन हैरिसन। तो ये याद करनी है और इसको ध्यान रखनी है, ठीक है, व्हिच अकर्स विद हाइपरकैलेमिया। तो अगर तुम सेम चेंजेस को एक्चुअली में ईसीजी इसमें देखते हो, ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यूज को प्लीज इग्नोर, दिस इज सम, ये कहीं और से ले लिया है, मतलब इंटरनेट से लिया, तो एब्सोल्युटली बुलशिट है, ऊपर वाली वैल्यूज को इग्नोर करो, बट ईसीजी चेंजेस देखो। ठीक है, ईसीजी चेंज में सबसे पहला चेंज जैसे इन्होंने बताया, सबसे फर्स्ट चेंज इज टॉल टेंटेड टी वेव्स, जैसे दिखने को मिल रहा है, दिस इज टॉल टेंटेड टी वेव्स। सेकंड चेंज जो देखने को मिलता है दैट इज एक्चुअली व्हाट इज, जो इन्होंने बताया नहीं ऑब्वियसली, ठीक है, दैट इज पी जो होगी फ्लैट हो जाता है एंड पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो तुम्हें इन्होंने दिखाया है दैट इज टॉल टेंटेड टी वेव्स विद ब्रॉड एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टॉल टेंटेड टी वेव्स ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टॉल टेंटेड टी वेव्स ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स व्हिच फाइनली फ्यूजेस टू फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट वेव व्हिच इज नोन एज साइन वेव। ठीक है, साइन वेव जैसी बन जाएगी, it will finally lead to ventricular fibrillation and finally leads to asystole and death of the patient। ठीक है, VF ventricular कोई भी कुछ भी अरिथमिया डायरेक्टली हो सकता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो दिस इज द हाइपरकैलेमिया की फाइंडिंग्स। ठीक है, हाइपरकैलेमिया क्लियर? कुछ डाउट? हाइपरकैलेमिया में कुछ डाउट? ठीक है, अब आते हैं पोटेशियम का डिक्रीज व्हिच इज हाइपोकैलेमिया व्हिच इज लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंस इज पर हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में आपको क्या करना है, ईसीजी को पकड़ना है और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करनी है। सो अगर मेरे पास ये ईसीजी है, दोनों तरफ से इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैं दोनों तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, सबसे फर्स्ट चीज क्या होगी, देखो सबसे फर्स्ट चीज होगी, अगर मैं इस तरफ फर्स्ट इस साइड से कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, मेरी टी वेव जो होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, बट मेरे पास इंस्टेड एक न्यू वेव आ जाएगी विच इज नोन एज यू वेव। तो जब तुम फर्स्ट चेंज देखते हो तो यू वेव की फॉर्मेशन, ठीक है, टी वेव कैन बी फ्लैट और इवन इन्वर्टेड। ठीक है, एसटी सेगमेंट विल बी डिप्रेस्ड। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कुछ नहीं होने वाला। एंड फाइनली इफ यू सी पीआर सेगमेंट विल बी प्रोलॉन्ग्ड एंड क्योंकि अगर मैं इस तरफ से भी कंप्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे भी ऐसे टी वेव जो होगी वो भी टॉल एंड टेंटेड हो जाएगी। ठीक है, दिस इज टॉल एंड टेंटेड टी वेव। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, हाइपोकैलेमिया की जो ईसीजी चेंजेस है उसमें जो तुम्हारा ईसीजी है उसके पास दो गार्ड, उसके दोनों एंड्स पे दो गार्ड्स आ जाएंगे। ये पहला गार्ड इज पी वेव एंड दूसरा गार्ड इज यू वेव। ठीक है, दो गार्ड्स आ जाएंगे जो पूरे ईसीजी को कवर करते हैं। पहला गार्ड इज पी वेव, दूसरा गार्ड इज यू वेव। ठीक है, टी वेव जो होगी या तो वो इन्वर्ट हो जाएगी या फिर वो फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, टी वेव इन्वर्जन एंड एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट का जो होगा डिप्रेशन होगा एंड पीआर इंटरवल विल बी प्रोलॉन्ग्ड, ये तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका था। ठीक है, सो देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू व्हिच इट अकर्स। ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ये कंबाइंड चेंजेस भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है यूवेव का, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो अब यूवेव की बात हो ही गई है तो मैं यूवेव के बारे में कुछ बात भी बता देता हूँ। पहली बात, नॉर्मली हार्ट्स के अंदर भी यूवेव आ सकती है। ठीक है, व्हाट डज यूवेव रिप्रेजेंट? यूवेव क्या रिप्रेजेंट करती है मेरे को बताओ। यूवेव क्या नॉर्मली, अगर तुम्हें पहले की अपनी क्लासेस से पता हो कुछ कभी जिंदगी में, यूवेव किस चीज को रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल भी? कोई आइडिया? अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ, यूवेव नॉर्मली रिप्रेजेंट करती है पैपिलरी मसल की रीपोलराइजेशन। नहीं, इट रिप्रेजेंट्स पैपिलरी मसल की रीपोलराइजेशन। हार्ट के अंदर पैपिलरी मसल होती है ना जो वॉल्व्स को होल्ड करके रखती है। सो जो नॉर्मल यूवेव है रिप्रेजेंट्स की भैया पैपिलरी मसल की रीपोलराइजेशन जो कुछ कुछ हार्ट में नॉर्मली देखी जाती है। बट यूवेव का आना इज ऑल्सो सीन, जैसे अभी मैंने बताया हाइपोकैलेमिया में तो देखा ही जाता है। ठीक है, यूवेव कैन ऑल्सो बी सीन इन पेशेंट विद सीएनएस डिजीज। किसी भी पेशेंट को सीएनएस का कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस, मे इट बी मेनिंजाइटिस, एनी डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस, ऐसी एक नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग उन पेशेंट में ऐसे इंसिडेंटल फाइंडिंग देखी गई है, उसका रीजन नहीं पता कि यूवेव उन पेशेंट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ये तीन कॉज याद रखना यूवेव की प्रेजेंस के। पहला कॉज इज नॉर्मल हार्ट व्हिच रिप्रेजेंट्स पैपिलरी मसल रिपोलराइजेशन, सेकंड इज हाइपोकैलेमिया, थर्ड इज सीएनएस डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट एवर फॉरगेट यूवेव कहां देखी जाती है। अब ये जो पी वेव व्हिच हैज बिकम टॉल एंड टेंटेड, ठीक है, this tall tented P wave is given a name which is also known by the name pseudo P pulmonale। इसको बोलते हैं pseudo P pulmonale। ठीक है, ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, pseudo। अब P pulmonale नॉर्मली कहाँ देखने को मिला था बेटा? P pulmonale कहाँ था? P pulmonale कहाँ देखने को मिला था? किस चीज में देखने को मिला था? RVHT। यस, ठीक है, RVHT नहीं, राइट एट्रियम एनलार्जमेंट। ठीक है, not right ventricular hypertrophy, obviously उसकी right atrial enlargement will be preceded by right ventricular hypertrophy, but to be precise P pulmonale, pulmonale मतलब cor pulmonale से derived है word। So P pulmonale was normally seen in patients with right atrial enlargement।
ठीक है, तो वहां पे भी तुमने देखा होगा जो पी वेव वो अबनॉर्मल होती है वहां पे, ठीक है। तो ये सेम चीज क्योंकि पी वेव की हम बात करते हैं तो एट्रिया से लिंक्ड होती है वो, ठीक है। दैट इज व्हाई राइट एट्रियम एनलार्जमेंट इज बेटर टर्म। एंड यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी टॉल टेंटेड टी वेव्स है तो इसको वर्ड बोला जाता है सूडो पी पल्मोनेल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सूडो पी पल्मोनेल इज सीन इन विच डिजीज? सो आंसर इज हाइपोकेलीमिया, ठीक है। सो व्हेन यू सी द ईसीजी, ईसीजी देखते हैं इसका बेटा, देखो ठीक है, इसमें सिर्फ इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं दिखाया है, ठीक है। इसमें इन्होंने बेसिकली वही दिखाया है, दिस इज व्हाट इज, इफ यू सी दिस इज व्हाट इज द यू वेव, ठीक है। यहाँ पे पी वेव नहीं दिखाई, इसमें ये यू वेव है। ये इन्होंने दिखाया है टी वेव जो है वो इन्वर्टेड है। ये इन्होंने दिखाया है एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड है, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग दैट दे हैव शोन, दे हैव नॉट शोन द यू वेव पी वेव का चेंज, ठीक है। येट पी वेव का चेंज नहीं दिखाया जो नॉर्मली शुड बी हाइपर एक्यूट, ठीक है, व्हिच इज टॉल पी वेव्स, सूडो पी पल्मोनेल जिसको कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल ईसीजी चेंज ऑफ हाइपोकेलीमिया। तो यहाँ पे हमारा पोटेशियम के चेंजेस खत्म होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस आर ओवर। यहाँ तक कुछ डाउट? यहाँ तक कुछ डाउट? No, sir. थर्ड हम चेंज की बात करते हैं विच इज नोन एज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का फॉल डाउन, ठीक है। व्हाट इज डिफाइंड एज हाइपोथर्मिया, मतलब हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स डाउन, इसकी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस इज द टिपिकल डेफिनेशन ऑफ हाइपोथर्मिया। हम न्यूनेट्स में डेफिनेशन अलग होती है, उसके बारे में नहीं जा रहा मैं। बट हाइपोथर्मिया इज पता है ये केस बहुत कॉमनली आया था, ये केस क्लिनिकल केस में भी पूछ सकते हैं। अ पेशेंट ऐसा आया भी था एक्चुअली में, केस आया था ईसीजी करके कहीं बहुत सारे फेमस एग्जाम्स में। उन्होंने बेसिकली बोला था, केस दिया था कि पेशेंट जो है वो नेकेड लाई कर रहा था ऑन दी रोड, ठीक है। एंड वो कहीं उन्होंने ठंडी एरिया दिया था, नेकेड लाई करने में भी सेम चीज था, बट ठंडा एरिया कुछ दिया था सियाचिन के आसपास, हिमालय या फिर शिमला के आसपास। एंड नेकेड लाई करने के बाद जो है उसको जब हमने जल्दी से रिससिटेट किया, रिससिटेट करने के बाद जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में उस पेशेंट के ईसीजी को रिकॉर्ड किया, सो ये चेंज देखने को मिलता है। तो वहां पे हाइपोथर्मिया का ऐसा केस बना के देख सकते हैं। तो हाइपोथर्मिया में जो तुम्हारे को चेंजेस याद रखने हैं वो 4 मेन चेंजेस हैं। प्लीज रिमेंबर 4 मेन चेंजेस अकर्स इन पेशेंट विद हाइपोथर्मिया। द फर्स्ट चेंज भैया हाइपोथर्मिया में क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर स्लो डाउन हो जाता है, अपना ध्यान रखना पूरी बॉडी के जितने भी वाइटल प्रोसेसेस हैं, वाइटल प्रोसेसेस, ठीक है, जो तुम्हें जिंदा रखते हैं, सच एज रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, सब स्लो डाउन कर जाता है। मसल, इवन मसल का मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन कर जाता है। एवरीथिंग इन दी बॉडी स्लोज डाउन, ठीक है, एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली ईसीजी इज नथिंग स्पेशल, ईसीजी भी स्लो डाउन करेगा। सो अगर तुम देखोगे सिंपल सी बात है, सबसे फर्स्ट चेंज जो ईसीजी में देखा जाएगा दैट इज ऑल सेगमेंट्स स्लैश ऑल इंटरवल्स, ठीक है, क्योंकि हार्ट स्लो डाउन कर चुका है। ऑल इंटरवल्स विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, इंटरवल और सेगमेंट प्रोलॉन्ग हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। यस, वेल डन, ठीक है, क्योंकि हार्ट स्लो डाउन कर चुका है तो ऑल सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स विल बी प्रोलॉन्ग। मेरा ईसीजी 2 इंटरवल्स में खत्म हो जाता है। कौन से 2 इंटरवल? पीआर इंटरवल एंड क्यूटी इंटरवल। तो मेनली सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला तो तुम्हें ब्राडिकार्डिया देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट चेंज जो तुम्हें देखने को मिलेगा दैट इज एक्चुअली व्हाट इज ब्राडिकार्डिया, बिकॉज ऑल सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स आर प्रोलॉन्ग। सेकंड चेंज जो तुम्हें इस पेशेंट के ईसीजी में देखने को मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एसटी सेगमेंट एलिवेशन के कॉजेज में 50 बारी मैंने बताया था। व्हाट इज द एसटी सेगमेंट एलिवेशन नोन एज हियर? एसटी सेगमेंट एलिवेशन यहाँ पे क्या किस नाम से जाना जाता है? स्पेशल फॉर्म ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन, क्या बोलते हैं उसको? ऑसबॉर्न वेव्स। शाबाश, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑसबॉर्न वेव व्हिच इज नथिंग, इट इज अ बेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन। इट इज नथिंग, इट इज अ बेंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है। बेंट एसटी सेगमेंट का मतलब है अगर सपोज ये मेरी पी वेव है, ये मेरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, अगर तुम एसटी सेगमेंट को देखोगे दिस इज द एसटी सेगमेंट, ठीक है। एंड तो ये जो बेंट एसटी सेगमेंट है इसको नाम दिया गया स्पेसिफिकली ऑसबॉर्न वेव के नाम से, तो कभी नहीं भूलना ऑसबॉर्न वेव इज सीन इन पेशेंट विद हाइपोथर्मिया। थर्ड जो चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, इसको बोलते हैं मसल ट्रेमर आर्टिफैक्ट। अब भैया तुम सबको पता है जब तुम्हारी बॉडी को ठंड लगती है तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है। अब हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा तो हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा? हाइपोथैलेमस बोलेगा भैया मेरे को हीट को कंजर्व करना है। अगर हाइपोथैलेमस ने बोला हीट को कंजर्व करना है तो बॉडी हीट को कैसे कंजर्व करती है? बॉडी करती है वेसो कंस्ट्रिक्शन, ताकि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए, हीट को लूज ना करे। सेकंड चेंज क्या करती है? मसल्स को बोलती है भैया तू हीट प्रोड्यूस कर। वो कैसे करेगा? बाय शिवरिंग, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल, एंड दैट इज व्हाट दैट गिव्स। अब देख भैया तेरी मसल हिल रही है, तू कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और तू उस टाइम पे तू ईसीजी भी ले रहा है, तो लॉजिकली देयर विल बी ना आर्टिफैक्ट, एक आर्टिफैक्ट आएगा कि भैया अरिथमिया जैसे लगेगा, लेकिन वो अरिथमिया नहीं है। इसको बोलते हैं मसल ट्रेमर आर्टिफैक्ट, बहुत बहुत कॉमन है, ये शिवरिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसा ना मत समझ लेना इस पेशेंट को अरिथमिया हो रहा है, बट arrhythmia very common है hypothermia के patients में भी, and even the most common arrhythmia which is seen in patients with hypothermia is atrial fibrillation. Please remember, तभी बहुत लोग confuse होते हैं with muscle tremor artifact
एंड दिस क्या कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना साथ में बैठ के, ये दोनों हाइपोथर्मिया के पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है, बट तुम्हें अगर एट्रियल फिब्रिलेशन पता है कैसा दिखता है तो कभी जिंदगी में तुम कंफ्यूज नहीं होगे जब अभी हम पढ़ेंगे। But yes, the most common arrhythmia which is seen in patients with hypothermic patients is atrial fibrillation. This is something which should not be forgotten any time. ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। चलो, सो ये हो गया, हमारा कहानी खत्म होती है। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारे 4 चेंजेस हैं। अब अगर ये सेम चेंजेस हम देखते हैं, देखो ECG चेंजेस ऑफ हाइपोथर्मिया। ठीक है, अब देखो, कैन यू सी दिस अजीब सा ECG तुम्हें देखने को मिल रहा है? ये जो ऐसे रैंडमली वेव्स आ रही हैं, दिस इज मसल ट्रेमर आर्टिफैक्ट, शिवरिंग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। द फर्स्ट चेंजेस देखने को मिल रही है, अजीब सी वेव्स दिख रही है जैसे ऐसे, एक मिनट, जो ऐसे 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 करके जा रही हैं। ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज शिवरिंग आर्टिफैक्ट। तो एक्चुअली में कोई अरिथमिया नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस इज शिवरिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, ये नहीं भूलना। फिर तुम ध्यान से देखो, ये बेंट एसटी सेगमेंट देख रहे हो, दिस बेंट एसटी सेगमेंट, दिस बेंट एसटी सेगमेंट, दिस बेंट एसटी सेगमेंट, दिस बेंट एसटी सेगमेंट, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. This is what is ST segment elevation, also known by the name Osborne waves. Obviously इस पेशेंट में atrial fibrillation अभी नहीं दिख रहा और हम अभी वो भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट तुम इतना जरूर देख सकते हो यहाँ पे, obviously because of shivering artifact you can also not appreciate कि हार्ट रेट डिक्रीज है कि नहीं है। बट या अगर तुम सपोज ये पेशेंट asleep है या फिर इस पेशेंट ये कोमाटोस पेशेंट है, तब तुम बहुत अच्छी तरीके से ब्राडीआरिथमिया भी अप्रिशिएट कर पाओगे। इवन अगर उस पेशेंट, अगर कोमाटोस पेशेंट के अंदर ऐसी शिवरिंग आर्टिफैक्ट है तो वो ऑब्वियसली वो शिवरिंग आर्टिफैक्ट नहीं है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। ठीक है, अब बंदा सो रहा है तो क्या केड़ा शिवरिंग कैसे करेगा ना। ठीक है, सो ये 4 चेंजेस है हाइपोथर्मिया के, वेरी फैक्चुअल बट यस इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ओके, आगे बढ़ूं? हेलो, आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब आते हैं डिजिटालिस। डिजिटालिस क्या है भैया, कहाँ यूज होता है डिजिटालिस? डिजिटॉक्सिन, जिडॉक्सिन जो भी है सब कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है डिजिटालिस, डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन? कहीं कहीं सुना नाम इस ड्रग का? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो कहाँ सुना है बेटा? किस 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 उसमें ब्रॉड स्पेशलिटी, CVS, CNS, रेस्पिरेशन, कहाँ? Anti-arrhythmic drugs. यस, ठीक है। सो वन ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग्स बोल सकते हो तुम। पहली चीज, इट इज आल्सो यूज्ड इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर, वहां पे भी यूज कर सकते हो। सो डिजॉक्सिन इज बेसिकली अ ड्रग व्हिच इज, डिजिटालिस इज बेसिकली अ ड्रग, डिजॉक्सिन बेसिकली ड्रग व्हिच इज ड्राइव फ्रॉम फॉक्सग्लोव, एक प्लांट है उससे ड्राइव होता है, व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर बट मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो बेसिकली डिजॉक्सिन एक CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज्ड एजेंट है। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? अब मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज़ डिजिटालिस ऑल्दो इट इज यूज्ड इन CVS बट इट कॉजेज वेरी इंपॉर्टेंट ECG चेंजेस एंड इट कॉजेज दुनिया। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देख 2 चीज होती है डिजिटालिस में, एक तो थेरेप्यूटिक चेंजेस, मतलब नॉर्मल थेरेप्यूटिक लेवल पे क्या ये कोई ECG चेंज प्रोड्यूस करता है? आंसर है यस। एंड द नॉर्मल थेरेप्यूटिक लेवल पे जो ये ECG चेंज प्रोड्यूस करता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं डिजिटालिस इफेक्ट। ध्यान रखना, इट इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल इफेक्ट, इट इज नॉट समथिंग विच इज अ टॉक्सिसिटी का इंडिकेशन, बट यस इसको बोलते हैं डिजिटालिस इफेक्ट। तो व्हाट इज डिजिटालिस इफेक्ट? कुछ नहीं, इट इज वही क्या कहते हैं उसको, योर सेकेंडरी रिपोलराइजेशन नॉर्मैलिटी इज व्हाट यू कॉल एज डिजिटालिस इफेक्ट। ठीक है, जो हमने सेकेंडरी रिपोलराइजेशन नॉर्मैलिटीज पढ़ी है ना इतनी देर से, व्हाट इज सेकेंडरी रिपोलराइजेशन नॉर्मैलिटी? अब तो बता दो, 50 बार बता चुके हम लोग। व्हाट इज सेकेंडरी रिपोलराइजेशन नॉर्मैलिटीज जो इतनी देर से हम पढ़ते हैं, हाइपरट्रोफी में पढ़ी, आज सुबह भी पढ़ी। इट इज ST सेगमेंट डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन। ठीक है, बस इसी इफेक्ट को डिजिटालिस इफेक्ट कहते हैं। कि अगर किसी भी पेशेंट ऑफ डिजॉक्सिन हु इज टेकिंग डिजॉक्सिन, अगर तुम उसका ECG करके देखोगे तो तुम्हारे को ये ST सेगमेंट डिप्रेशन, T वेव इन्वर्जन देखने को मिलता है। एंड इसको कोई डरना की बात नहीं है, कुछ टेंशन की बात नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल इफेक्ट एंड दिस इज नोन एज डिजिटालिस इफेक्ट। तो वही बना लेता हूँ, एक ST सेगमेंट डिप्रेशन, ग्रेजुअल ST सेगमेंट डिप्रेशन फॉलोड बाय ग्रेजुअल T वेव इन्वर्जन, सेम चीज, सेम कहानी। ठीक है, बट व्हाट ये एक क्वेश्चन पूछा गया था डिजिटालिस इफेक्ट क्या होता है, इसलिए बता दिया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एट टॉक्सिक लेवल्स, डिजॉक्सिन को जब तुम एट टॉक्सिक लेवल्स यूज करते हो ना, तो इंपॉर्टेंट चीज होती है, देख मैं बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी अरिथमिया ऐसा नहीं है जो ये नहीं करा सकता। all arrhythmias can be caused by digoxin। ये वेरी फेमस क्वेश्चन है, all arrhythmias can be caused by digoxin। दुनिया में ऐसा कोई अरिथमिया नहीं जो डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी से नहीं हो सकता, एक्सेप्ट वन, एक लौता अरिथमिया जो कभी डिजिटालिस की टॉक्सिसिटी से नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, दैट इज मोब्लिट्स टाइप। ठीक है, मोब्लिट्स टाइप 1, मोब्लिट्स टाइप 2। ठीक है, मोब्लिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक के अलावा बाकी कोई भी अरिथमिया डिजिटालिस करा सकता है, बट मोब्लिट्स टाइप 2 कैन नेवर एवर बी कॉज्ड बाय डिजिटालिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब पूछते हैं तीन क्वेश्चन पूछते हैं, व्हिच इज ओवरऑल द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरिथमिया,
which is overall the least common type of arrhythmia and which is overall the most specific arrhythmia which is caused by digitalis. So the most common type of arrhythmia which is caused by digitalis is premature ventricular contractions. ठीक है, ये आएगा arrhythmia के अंदर पढ़ाऊंगा मैं premature ventricular contractions कि ventricle prematurely contract कर रहा है, उसको बोलते हैं PVCs. ठीक है, premature ventricular contraction is overall the most common type of arrhythmia. The least common type of arrhythmia is atrial fibrillation. ठीक है, AFib is the least common type of arrhythmia which is induced by digitalis. But the most specific arrhythmia, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, क्यों और ये ऐसा क्यों कराता है मैं बताता हूँ. ये इसलिए कराता है, बहुत सिंपल चीज, बिकॉज इट कैन स्टिमुलेट बोथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये दोनों को स्टिमुलेट करता है. क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, दैट इज व्हाई इट कॉजेस AV नोडल ब्लॉक. But because ये sympathetic nervous system को stimulate करता है, that is why it can cause paroxysmal. Paroxysmal का मतलब है बारी-बारी, interval पे आता है. Atrial मतलब atria के अंदर, tachycardia. ठीक है, ये भी मैं पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे वो arrhythmias. PAT, paroxysmal atrial tachycardia. This is a very important thing. With AV nodal block. This is the most specific arrhythmia which is caused by digitalis. Paroxysmal atrial tachycardia with AV nodal block is overall the most common arrhythmia which is caused by digitalis. Very important 3 question एक साथ. ठीक है, digitalis can induce all type of arrhythmias except Mobius type 2. The most common arrhythmias is premature ventricular contraction. The least common is atrial fibrillation. Most specific is paroxysmal atrial tachycardia with AV nodal block. ठीक है, this is a factual statement. Nothing, मतलब ऐसा कुछ explain करने का नहीं है इसमें. Factual, all factual, everything is factual. This is a fact. जो चीज factual है उसमें explain करने का कोई point नहीं है. कुछ doubt? No, sir. ठीक है. So this is okay. चलो okay. फिर अब हम बात करते हैं very very important thing which is known as pericarditis. ठीक है, जो मैंने बोला भी था, हम आएंगे भी miscellaneous topics में. pericarditis. अब pericarditis एक ऐसा topic है which is kind of very interesting जब तुम इसकी थ्योरी पढ़ते हो. So what is pericarditis? Pericarditis is inflammation of the outermost layer of the heart which is known as pericardium. ठीक है, अब ये pericarditis क्योंकि inflammation है, तो inflammation में सबसे important hallmark क्या होता है? acute inflammation में सबसे important hallmark क्या होता है? सबसे important hallmark of acute inflammation is, मैं हमेशा बोलता हूँ, what is सबसे important hallmark? Yes, absolutely correct. Vasodilation associated with increase in amount of vascular permeability. सबसे important hallmark. तो इसके मतलब अब पेरिकार्डियम में इंक्रीज इन वैस्कुलर मोबिलिटी होगी, देयर विल बी फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सैक. फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सैक इज नोन एज व्हाट इज द मेडिकल टर्म गिवन टू दिस नेम? इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन. ठीक है, फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सैक इज नोन एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन. एंड अगर ये फ्लूइड इतना ज्यादा हो जाए, ध्यान रखना वर्ड जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इतना ज्यादा हो जाए कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को स्टॉप करने लग जाए. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी से भी ज्यादा ये, अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ सुपीरियर वेना कावा मेरा इनपुट है एंड आउटा मेरा आउटपुट है. ठीक है, एंड ये मेरा पेरिकार्डियम है. पेरिकार्डियम इनको भी कवर करती है, सुपीरियर वेना कावा को भी कवर करती है, आउटा को भी कवर करती है, इनकी एंट्री को. ठीक है, उनकी एंट्री को कवर करती है. सो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि मेरा फ्लूइड इतना ज्यादा हो जाए कि ये इनपुट आउटपुट दोनों को ब्लॉक कर दे, इनपुट को भी ब्लॉक कर दे, आउटपुट को भी ब्लॉक कर दे. ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज कार्डियक टैम्पोनेट. तो इसकी ना डेफिनेशन कभी कोई क्लियर बताता ही नहीं है, बोलता ही नहीं. हर चीज पेरिकार्डियल इफ्यूजन को भी कार्डियक टैम्पोनेट से सिमिलर साइंस मतलब इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, व्हिच इज रॉन्ग. पेरिकार्डियल इफ्यूजन and cardiac tamponade, yes, दोनों के अंदर fluid in the pericardial sac होता है, but pericardial effusion में fluid is not sufficient to block the superior vena cava and aorta. input output को block करने के sufficient नहीं होता, but tamponade में sufficient होता है, such that input भी नहीं होगा, output भी नहीं होगा. ठीक है, so this is the definition of cardiac tamponade. तो अब मैं इसके ECG changes simultaneously साथ में पढ़ेंगे, pericarditis, pericardial effusion, cardiac tamponade. ठीक है, तो जो pericarditis का सबसे important change होता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको पहले हम MI से कंपेयर किया जाता है. एवरी टाइम pericarditis को आप MI की कंपेयर करने से ही पढ़ते हो, वरना अकेले पढ़ने का इसको कोई पॉइंट नहीं होता. क्यों? क्योंकि सबसे पहला चेंज पेरिकार्डाइटिस में एंड MI में इज ST सेगमेंट एलिवेशन. ठीक है, और जो मैंने एलिवेशन के कॉजेज में भी बताया था कि MI इन्फ्लेमेशन इन्फाक्शन, आई जो एलिवेशन में आई आता है उसमें इन्फ्लेमेशन इन्फाक्शन दोनों होता है. इन्फाक्शन इज MI, इन्फ्लेमेशन इज पेरिकार्डाइटिस. तो अब मैंने उस टाइम पे भी बताया था दोनों में ST सेगमेंट एलिवेशन होता है. ट्रू है फॉल्स? क्या दोनों में ST सेगमेंट एलिवेशन होता है? No, sir.
यस होता है, नो नहीं, यस दोनों में एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है, एब्सोल्युटली होता है, क्योंकि दोनों में एलिवेशन के कॉजेज हैं, बट और उसमें तो कॉनकेव भी बनता है ना। यस एब्सोल्युटली, ठीक है, कि एमआई में जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है इट इज डोम शेप्ड, ठीक है, डोम शेप्ड एसटी सेगमेंट एलिवेशन, कॉन्वेक्स एसटी सेगमेंट एलिवेशन, कॉन्वेक्स आल्सो नोन बाय द नेम डोम शेप्ड एसटी सेगमेंट एलिवेशन, वेयर एज इन पेरिकार्डाइटिस जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है इज कॉनकेव एसटी सेगमेंट एलिवेशन, वेरी कॉमन फाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, दिस इज व्हाट इज कॉनकेव एसटी सेगमेंट एलिवेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच शुड ऑलवेज 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 बी रिमेंबर्ड, ठीक है, ये पहला चेंज। दूसरा चेंज टी वेव में होता है, टी वेव, पहला क्वेश्चन भैया मेरे को बताओ, टी वेव क्या टी वेव इन्वर्जन एमआई में होता है कि नहीं होता? टी वेव इन्वर्जन होता है, पेरिकार्डाइटिस में भी टी वेव इन्वर्जन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब देखो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, जब टी वेव इन्वर्जन एमआई के अंदर हो रहा है तो एसटी सेगमेंट उस टाइम पे क्या है, नॉर्मल, इंक्रीज्ड की इन्वर्टेड, मतलब नॉर्मल, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड की एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड है, जब टी वेव इन्वर्टेड होती है एमआई के अंदर, एमआई के पेशेंट्स में, MI के पेशेंट्स में ST segment will be normalized, then the T wave will be inverted. ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ST segment should be normalized, then the T wave will be inverted. लेकिन whereas if you see in patients with क्या कहते हैं pericarditis, this happens simultaneously. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट इज कि अगर सब हम देखते हैं ये पी वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ST सेगमेंट विल बी डोम शेप, सॉरी डोम शेप कह रहा हूँ, कॉनकेव, and T wave will be inverted simultaneously. This is a very very important point which will help you to differentiate कि MI है कि तुम्हारा पेरिकार्डाइटिस है, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट विच विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट कि एमआई है कि पेरिकार्डाइटिस है। अब मेरे को तुम बताओ पेरिकार्डाइटिस है एमआई, इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो जनरलाइज्ड है, इसमें से कौन सी कंडीशन है जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द हार्ट को इन्वॉल्व करती है, बताओ, एमआई और पेरिकार्डाइटिस में बताओ। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है एमआई पूरी हार्ट का हो गया एक साथ, एमआई पूरे हार्ट का, ऐसा तो कभी नहीं होता, दैट मींस एमआई इज अ चेंज विच इज एक्चुअली लोकलाइज्ड। अगर एमआई एक लोकलाइज्ड चेंज है दैट मींस स्पेसिफिक ईसीजी लीड्स में दिखेगा, स्पेसिफिक ईसीजी लीड्स में दिखेगा, जैसे हमने देखा था लोकलाइजेशन ऑफ एमआई, तभी तो पढ़ते हैं हम लोग पूरा टॉपिक की, V1 V2 में दिख रहा है तो हम अलग बात करते हैं, A1 2 3 में दिख रहा है अलग बात करते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज लोकलाइज्ड। बट जब तुम पेरिकार्डाइटिस की बात करते हो भैया फ्लूइड तो पूरे हार्ट के अराउंड बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई सॉरी इन्फ्लेमेशन तो पूरे हार्ट के सराउंडिंग लेयर की हो रही है, तो लॉजिकली ये डिफ्यूज चेंजेस होते हैं, मतलब एवरी लीड स्टार्टिंग फ्रॉम लीड 1 से स्टार्टिंग अप टिल लीड V6 सब में सेम चेंज देखने को मिलेगा। दिस इज अ वेरी मेजर थिंग, इसको कभी कंफ्यूज मत करना, ये दो चीजें हमारे को पूरी जिंदगी भर याद रखनी है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एमआई एंड पेरिकार्डाइटिस, कभी ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड आखिरी चेंज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ विच इज वेरी 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 स्पेसिफिक, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक, दैट इज PR segment, very very important change है, प्लीज नहीं भूलना, PR segment is actually depressed in patients with pericarditis, a hallmark finding जो पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलती है, हॉलमार्क फाइंडिंग बोलते हैं इसको पेरिकार्डाइटिस में, दैट इज PR सेगमेंट का डिप्रेशन, whereas there is nothing happening to PR segment in patients with MI, कुछ नहीं होता है, nothing happens। तो ECG change of finally जब तुम पेरिकार्डाइटिस का देखते हो, this is my P wave, the PR segment is depressed, this is my Q wave, R wave, S wave, ठीक है, when you see there is concave ST segment elevation followed by T wave inversion, this is the classical change जो देखने को मिलता है, this is what is PR segment का depression, ठीक है, this is the concave ST segment elevation and this is T wave inversion, and ये all leads में देखने को मिलेगा, सारी की सारी leads will show the same thing, ऐसा नहीं है कि कोई specific lead show कर रही है, this is a very important finding जो कभी नहीं भूलनी है, ओके, समझ में आया, समझ में आया ये चीज? यस सर। अब जब तुम पेरिकार्डियल इफ्यूजन में बात करते हो, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में द मेन चेंज देख, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कैन फॉलो पेरिकार्डाइटिस या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन अपने आप भी हो सकता है। अपने आप का मतलब क्या है, सपोज क्या हुआ किसी पेशेंट को कैंसर हो गया, कैंसर होने की वजह से डायरेक्टली ब्लड जो है वो सराउंड करने लग गया हार्ट को, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ भी रैंडमली चीज व्हिच कैन डायरेक्टली लीड टू पेरिकार्डियल फ्यूजन। पेरिकार्डियल फ्यूजन इज बेसिकली फ्लूइड अराउंड द हार्ट, दिस फ्लूइड कैन बी ब्लड, दिस फ्लूइड कैन बी पस, दिस फ्लूइड कैन बी सीरस फ्लूइड, एक्सुडेट, कुछ भी हो सकता है। सो पेरिकार्डाइटिस के फॉलो करने के बाद भी पेरिकार्डियल फ्यूजन हो सकता है, विदाउट पेरिकार्डाइटिस भी पेरिकार्डियल फ्यूजन हो सकता है। तो व्हाट इज द वेरी स्पेसिफिक फाइंडिंग जो पेरिकार्डियल फ्यूजन की होती है इज व्हाट यू कॉल एज लो वोल्टेज ईसीजी। लो वोल्टेज ईसीजी का मतलब है सारी लीड्स, सारी वेव्स
the word is wave, not segment. Waves of ECG will have low amplitude. Low voltage मतलब low amplitude. Amplitude decrease हो जाएगा. Logic सोचो ना, very easy. क्यों हो जाएगा? बिकॉज भैया हम लोग अगर मेरे हार्ट के अराउंड फ्लूइड है तो जब मैं ईसीजी इलेक्ट्रोड लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे को उस इलेक्ट्रोड्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड करने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी. दैट इज व्हाई देयर विल बी लो वोल्टेज ईसीजी. एंड दिस लो वोल्टेज ईसीजी कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं है पेरिकार्डियल एफ्यूजन की. एनीथिंग व्हिच क्रिएट्स अ बाउंड्री, अ बैरियर अराउंड द between the heart and the chest wall. ध्यान रखना मेरा word. Anything which creates a barrier between the heart and the chest wall, can create low voltage ECG. अब मैं तुम्हें causes बताऊंगा low voltage ECG की. पहला तो हो गया obviously pericardial effusion. Second होता है, अगर तुमने condition सुनी हो, सबने सुनी होगी, सुनना ही क्या होगा, anything which can cause restrictive cardiomyopathy. Restrictive cardiomyopathy एक ऐसी condition है जिसमें heart की जो wall है, the myocardium, is actually infiltrated by some disease. कुछ यहाँ पे जाके infiltrate कर जाता है. Infiltrate का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी चीज की deposition हो जाती है. This deposition can be of amyloidosis. Amyloid protein की deposition हो सकती है. This can be because of sarcoidosis. This can be because of anything, fibrosis. ठीक है, radiation के बाद fibrosis, anything. तो restrictive cardiomyopathy के अंदर भी same finding आती है. That is what finding is that कि भैया there is low voltage ECG. Third important thing, even restrictive cardiomyopathy can be caused by a very very important disorder. अब मैं तुम्हें डिसऑर्डर की क्लिनिकल फीचर बताऊंगा, देखते हैं तुम उस डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर पाते हो. इस डिसऑर्डर के अंदर बंदे का बहुत टायर्ड हो जाता है, वो उसका जो BMR है वो फॉल डाउन कर जाता है. इसमें मोटा हो जाता है पेशेंट का, CAD का रिस्क बढ़ जाता है पेशेंट के लिए, थका सा रहता है. ठीक है, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है. कोई डिसऑर्डर के बारे में सुना है? ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, वेरी कॉमन डिसऑर्डर. अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, पेशेंट थका सा है, हार्ट रेट डिक्रीज्ड है, कुछ कभी सुना है? वेट बढ़ता जा रहा है पेशेंट का? नहीं, इट इज एक्चुअली हाइपोथायरॉइडिज्म. ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म आल्सो नोन मिक्स्ड एडीमा. ठीक है, सो ये जो मिक्स्ड एडीमा है, मिक्स्ड एडीमा कैन बी ऑफ वेरियस थिंग्स. ठीक है, मिक्स्ड एडीमा ब्लड वेसल्स का हो सकता है, मिक्स्ड एडीमा हार्ट का भी होता है. दिस मिक्स्ड एडीमा हार्ट एंड आल्सो प्रेजेंट विद रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. ठीक है, तो दिस इज आल्सो कॉज ऑफ लो वोल्टेज ईसीजी. ठीक है, एंड एक और कॉज मैं बताना चाहता हूँ, वेरी अच्छा कॉज, तुम वहां पे भी पढ़ोगे जब तुम पढ़ोगे COPD. अब ये तो बड़ा स्ट्रेंज है, मैंने क्या बोला? COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में कैसे हो गया? ये क्या बकवास है? ठीक है, उसमें से भी स्पेसिफिकली एम्फाइजीमा की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. एम्फाइजीमा के अंदर ये स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है. क्या फाइंडिंग होती है बेटा? एम्फाइजीमा में लंग्स कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है, मतलब एक्सपैंडेड हो जाती है कि श्रिंक हो जाती है? एम्फाइजीमा के अंदर लंग्स, हेलो, लंग्स जो होती है एम्फाइजीमा के अंदर बिल्कुल एक्सपैंडेड हो जाती है, बिल्कुल. अगर तुम कभी वो देखोगे ना, उसका क्या कहते हैं, एक्सरे, तो बिल्कुल मतलब लंग फील्ड्स बिल्कुल बड़ी हो जाती है. क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली एम्फाइजीमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एल्वेलाई जो है, सॉरी, उसमें जो एल्वेलाई के सराउंडिंग में जो प्रोटीन है, प्रोटीन कह रहा हूँ, इलास्टिक टिश्यू है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होने लग जाता है, राइट. सो इसकी वजह से एल्वेलाई आपस में फ्यूज कर जाती हैं एंड बुल्ले, बड़े बड़े बुल्ले बन जाते हैं उसके अंदर. ठीक है, तो बेसिकली इफेक्टिवली लंग का जो एरिया है वो लंग सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, बट एक्चुअली लंग्स आर हाइपर एक्सपैंडेड लंग. ठीक है, तो ल्यूसेंसीज इन दी एक्सरे फील्ड इंक्रीजेस. तो बेसिकली अगर तुम नहीं पढ़ा एम्फाइज में, पढ़ो जाके. ठीक है, बट इतना है कि लंग्स जो हो सकती है एक्सपैंडेड, बड़ी हो जाती है. अब तुम लॉजिक सोचो, अगर लंग इतनी बड़ी हो चुकी है, लंग्स आर एक्सपैंडेड, दे आर एक्सपैंडेड लंग, they will try to cover the heart. दोनों तरफ से मीट करने की कोशिश करती है, हार्ट को कवर कर लेंगी. अगर फिर से सेम चीज, अगर हार्ट कवर हो रहा है बाय द लंग्स, तो लॉजिकली देयर विल बी लो वोल्टेज ईसीजी. ठीक है, एंड इनफैक्ट इसी रीजन की वजह से, क्योंकि लंग्स जो होती है वो कवर करती है हार्ट को. तो अगर तो नॉर्मल देखेगा हार्ट एक्सरे के अंदर, तो सपोज ये मेरा हार्ट है, ठीक है, ये मेरी लंग्स है और ये मेरी लंग्स है, तो हार्ट को यूजुअली लंग्स ऑब्स्क्योर नहीं करती. ठीक है, बट अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेरी लंग्स एक्सपैंडेड है, दे आर ट्राइंग टू ऑब्स्क्योर द हार्ट. सो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट जब तुम वो उसके अंदर देखते हो ना, एक्सरे के अंदर, सो सिर्फ इतना ही पोर्शन ऑफ हार्ट देखने को मिलता है, इतना ही, विच इज नॉट ऑब्स्क्योर्ड बाय द लंग्स. इतना ही पोर्शन ऑफ हार्ट एक्चुअली देखने को मिलेगा. सो हार्ट का जो कार्डियोथोरैक्स रेशियो वो भी डिक्रीज हो जाता है. तो इस टाइप को हार्ट को कहते हैं ट्यूबुलर हार्ट. ट्यूबुलर क्योंकि हार्ट ना बिल्कुल छुप गया है पीछे, तो सिर्फ इतना पतला सा हार्ट देखने को मिलता है. अगर तुम एक्सरे देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल पता चलेगा. इसको बोलते हैं ट्यूबुलर हार्ट. ट्यूबुलर हार्ट क्यों होता है? बिकॉज in emphysema patients the lungs are hyper expanded and they try to cover the heart. तो एक्सरे में मेरे को सिर्फ छोटा पोर्शन ऑफ हार्ट ही देखने को मिलता है, that is why the heart becomes tubular. but actually obviously असलियत में थोड़ा ना ट्यूबुलर हुआ है, ये तो बस एक फाइंडिंग है एक्सरे के अंदर. ठीक है, तो वो रीजन सेम है.
कि लंग्स जो है दे आर ट्राइंग टू कवर द हार्ट एंड दैट इज व्हाई देयर इज आल्सो क्या कहते हैं लो वोल्टेज ईसीजी। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉजेस कभी मत भूलना, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी एंड सीओपीडी, दे आर कॉजेस ऑफ लो वोल्टेज ईसीजी। ठीक है, तो ये हो गया पेरिकार्डियल एफ्यूजन का चेंज। फाइनली अब आते हैं कार्डियक टैम्पोनार्ड। अब ये है बहुत सारा फ्लूइड आ चुका है एंड इतना ज्यादा फ्लूइड आ चुका है कि ये एंट्री एंड आउटपुट दोनों को रोक रहा है। अब इसकी वजह से मैं तुम्हें बता दूं, बड़ी फनी चीज होती है हार्ट के अंदर। अगर सपोज मैं बोलूं ये मेरा पेरिकार्डियम है एंड इसके अंदर मेरा हार्ट है, अब हार्ट इतना छोटा सा है और इतना ज्यादा पेरिकार्डियम डायलेट हो चुका है क्योंकि इसमें सब ब्लड आ चुका है। इसमें पता क्या होगा, हार्ट ना बहुत फनी चीज करता है। विद ईच बीट, मेरे वर्ड सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, विद एवरी बीट दैट इट टेक्स, ईच बीट की वजह से हार्ट जो होगा वो रोटेट करेगा। एवरी बीट से हार्ट रोटेट करेगा। तो अगर तुम देख रहे हो क्या है, ये मेरा सपोज यहाँ हार्ट है, ये हार्ट की मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर नॉर्मली हम यहाँ बनाते हैं। अब हार्ट नेक्स्ट बीट पे रोटेट कर गया। रोटेट कर गया मतलब अब मेरा हार्ट जो है वो ऐसा दिख रहा है। एक मिनट मैं बताता हूँ। सपोज मेरा हार्ट जो है वो ऐसा दिख रहा है। एक मिनट, ये है मेरा हार्ट। अब ये है मेरा हार्ट। अब मेरा हार्ट उल्टा हो गया। दैट मीन्स नाउ द मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तीसरी बीट में मेरा हार्ट और रोटेट कर गया। सपोज मेरा हार्ट जो हो गया वो ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। सो अब मेरा मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वेक्टर ऐसे है। सो तुम देख रहे हो विद ईच बीट क्योंकि हार्ट रोटेट कर रहा है, द इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द हार्ट इज आल्सो रोटेटिंग। एक्सिस ऑफ द हार्ट आल्सो रोटेट्स एंड एक्सिस ऑफ द हार्ट आल्सो रोटेट्स, जो बेसिकली रिप्रेजेंट होती है विद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब मेन वही है ना, हमारा मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तो वही है एंड उसमें भी मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेक्टर जो है वो आर वेव होता है। मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मेन वेक्टर आर वेव होता है। सो तुम देखते हो विद ईच बीट that occurs, the R wave का जो amplitude है changes, R wave का amplitude जो है वो change होता है। This is a very 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 important finding. With each beat the amplitude of the R wave changes and this finding is known as electrical alterance. Electrical alterance कहते हैं इस finding को ECG के अंदर। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे को इसका ECG दिखाता हूँ, let's see the ECG of electrical alterance with each beat that it takes। ठीक है, the R wave का amplitude keeps on changing। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो इस ECG को, ढंग से देखो। ठीक है, ये देखो, अगर तुम्हें दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ECG दिख रहा है? कैन यू सी दी R wave? कैन यू सी दी R wave? क्या R wave का ये मेरी R wave है, 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 ये मेरी तुम देख रहे हो हर बीट से क्या R wave का एम्पलीट्यूड सेम है हर एवरी बीट में? हेलो, यस सर। क्या आर वेव का एम्पलीट्यूड सेम है? ये जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा हुआ है, छोटा है, ये और बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा है। हर बीट से आर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। दिस कंडीशन is specifically seen in patients with cardiac tamponade, not in patients with pericardial effusions, not in patients with pericarditis. It is a specific finding of cardiac tamponade only. Please इसको pericarditis में मत मार्क करना, प्लीज इसको pericardial effusion में मत मार्क करना, इसको सिर्फ और सिर्फ cardiac tamponade में ही मार्क करना है कि इतना ज्यादा फ्लूइड भर चुका है हार्ट के अराउंड कि हार्ट इज रोटेटिंग विद ईच बीट। क्योंकि हार्ट रोटेट करता है विद ईच बीट, द एक्सिस ऑफ द हार्ट also changes with each beat, thereby changing the R wave amplitude. This condition is electrical alterance. This finding on ECG is electrical alterance. Clear? ठीक है? यस सर। फिर आते हैं हम लोग, हो गया पेरिकार्डिटिस खत्म। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, सीएनएस डिजीज। उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं ऑलरेडी चेंजेस बता चुका हूँ। सीएनएस डिजीज के पेशेंट में सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। ठीक है, पीवीएफ को कुछ नहीं होता। सीएनएस डिजीज का मतलब है किसी कोई भी सीएनएस डिजीज, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक चेंज। एनी सीएनएस डिसऑर्डर, मे बी मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, कोई भी सीएनएस डिसऑर्डर एक इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑन ईसीजी प्रोड्यूस करता है। पीवीएफ नॉर्मल रहती है, ठीक है, क्यूआरएस भी नॉर्मल रहता है, इसके बाद चेंज होती है कहानी। ठीक है, एसटी सेगमेंट जो है वो भी नॉर्मल रहेगा। टी वेव जो होगी बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है, कुल्लड़ जैसी। कुल्लड़ का मतलब सुनना है? कुल्लड़ क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज कुल्लड़? कुल्लड़ सुना है? नाम सुना है? हाँ, यस। तो कुल्लड़ इज बेसिकली बाल, राइट? मतलब दी, तो एग्जैक्टली इतना हमने सुना है टी वेव इन्वर्जन, बिल्कुल। तो ये ऐसा टी वेव इन्वर्जन है जो बहुत डीप होता है, बहुत डीप, बहुत लार्ज भी है, बहुत डीप भी है। तो ऐसा इतना बड़ा टी वेव इन्वर्जन, सोचो ऐसा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज लार्ज टी वेव इन्वर्जन, वेरी वेरी लार्ज टी वेव इन्वर्जन। ठीक है, विद ऑब्वियसली यू वेव की पॉजिटिविटी, लार्ज टी वेव इन्वर्जन। ठीक है, विद यू वेव प्रेजेंस। दिस इज अ वेरी वेरी पेक्यूलियर चेंज जो सीएनएस डिजीज के पेशेंट्स में देखा जाता है। नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग, बट यस अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। ठीक है, ओके, आगे बढ़ूं? हेलो, आगे बढ़ूं? यस सर। फिर आते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आखिरी
finding, second last to be precise, pulmonary embolism. ये इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना, देखो मैं बताता हूँ, देखो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे प्लीज गलती नहीं करनी है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब क्या है, हार्ट के अंदर, लंग के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर एक एम्बोलस फंस जाए। अब उसका मोस्ट कॉमन कॉज सबको पता है, आंसर इज डीवीटी, ये तो पूरी दुनिया को पता है। मोस्ट कॉमन साइट जहां से एम्बोलस आता है दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब 2 चीजें पूछते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन ईसीजी एंड विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग। भैया इसको कंफ्यूज करके उल्टी चीजें नहीं लिख के आनी है, ठीक है। हर बंदा इसको कंफ्यूज करके सब मोस्ट कॉमन पूछते हैं, मोस्ट स्पेसिफिक मार्क करके आ जाते हैं। नहीं, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट्स में देखी जाती है दैट इज साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया का मतलब है सिंपल हार्ट रेट इंक्रीज होना, बस और कुछ नहीं। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ऑब्वियसली पेशेंट डिस्निक है, पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, तो लॉजिकली हार्ट भी तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बस और कुछ नहीं। सिंपल मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, मोस्ट कॉमन ईसीजी फाइंडिंग ऑफ पेशेंट्स विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि पेशेंट को सांस ही नहीं आ रही है, सो हार्ट भी तेज कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, दैट इज साइनस टैकीकार्डिया, दैट्स ऑल, नथिंग. But what we are interested is what is a most specific finding, which is also known by the name S1Q3T3 pattern. S1Q3T3 pattern, ये एक्चुअली पैटर्न है, मैंने अपना नाम नहीं दिया, इसको एक्चुअली बोलते हैं S1Q3T3 पैटर्न, ठीक है। व्हाट इज S1? वो बोलता है लीड नंबर 1 में देयर आर डीप एस वेव्स। लीड नंबर 1 में देयर आर डीप एस वेव्स। फिर बोलता है लीड नंबर 3 में देयर आर डीप क्यू वेव्स, एंड बोलता है लीड नंबर 3 में ही देयर आर डीप टी वेव्स भी। डीप टी वेव्स का मतलब क्या है, टी वेव इन्वर्जन, ठीक है। तो डीप टी वेव का मतलब है टी वेव इन्वर्जन, तो तीनों डीप है, डीप एस वेव्स, डीप क्यू वेव एंड डीप टी वेव्स इज आल्सो नोन डीप टी वेव इन्वर्जन। दिस इज व्हाट इज S1Q3T3 पैटर्न, व्हिच इज आल्सो नोन बाय द नेम, जिसने जो साइंटिस्ट ने पहली बार ढूंढा था, इसको बोलते हैं मैकजिन वाइट साइन। मैकजिन वाइट साइन के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। एमसीक्यूज में मैकजिन वाइट साइन बोलते हैं, और ये कोई नहीं देगा तुम्हारे को S1Q3T3 पैटर्न, तुम्हारा ऑप्शन में होगा मैकजिन वाइट साइन। तो सबको, जिनको ये नाम नहीं पता वो गलत करके आएंगे फिर, ठीक है। तो मैकजिन वाइट साइन इज द नेम फॉर S1Q3T3 पैटर्न। 2 साइंटिस्ट थे, मैकजिन नाम का पहला साइंटिस्ट एंड वाइट नाम का दूसरा साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने ये पैटर्न डिस्कवर किया था। सो लेट्स सी इसका ईसीजी, मैकजिन वाइट साइन का ईसीजी अगर तुम ध्यान से देखो, एक मिनट, मैकजिन वाइट साइन का ईसीजी कहाँ है? हाँ, अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो तो दिख जाएगा वैसे तो, इसका ईसीजी में डीप एस वेव्स, यस। देखो लीड 1 पे फोकस करते हैं, लीड 3 पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स फोकस ऑन लीड 1 एंड लेट्स फोकस ऑन लीड 3। सो व्हेन यू फोकस ऑन लीड 1 यू कैन अच्छी तरीके से सी, कैन यू सी द डीप एस वेव्स। ये एस वेव नॉर्मली तो तुम्हें एस वेव देखने को भी नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे तो एस वेव दिख रही है, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। कभी भी एस वेव इतनी डीप नहीं हो सकती, ठीक है। एस वेव दिखने को ही नहीं मिलती। अगर तुम नॉर्मल ईसीजी में कभी देखोगे ना, ऐसे देखो यहाँ, क्या तुम्हें यहाँ पे एस वेव दिख रही है? क्या तुम्हें एस वेव दिख रही है इस ईसीजी में? नहीं, ठीक है। नॉर्मली एस वेव दिखती ही नहीं है, इसमें भी नहीं दिख रही है। देखो एस वेव कहाँ है? एस वेव दिखती ही नहीं है भैया, एस वेव नॉर्मली नहीं दिखती है, बहुत छोटी सी होती है ना एस वेव, इसलिए दिखती नहीं है। तो यहाँ पे देखो इतनी डीप सी एस वेव दिख रही है, दिस इज व्हाट इज S1। फिर आते हैं लीड 3 पे। लीड 3 पे 2 चीज आती है, Q3T3, क्यू वेव्स आर आल्सो डीप, कैन यू अप्रिशिएट द डीप क्यू वेव्स? एंड फिर आते हैं टी वेव्स आर आल्सो डीप, दैट इज टी वेव इन्वर्जन। देखो कितना प्यारा टी वेव इन्वर्जन है, कितना प्यारा टी वेव इन्वर्जन है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, S1Q3T3 पैटर्न आल्सो नोन एज मैकजिन वाइट साइन, ठीक है। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात थी। अब फाइनल आखिरी चीज, बस एक चीज बतानी है, वैसे कोई नथिंग न्यू, बस एक चीज याद रखना, मायोकार्डाइटिस जो चीज होती है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम। अभी हमने पेरिकार्डाइटिस पढ़ा, मायोकार्डाइटिस में only ECG change that you have, the most common, not only, the most common ECG change that you have to remember in patients with myocarditis is bundle branch blocks, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, याद है, बताया था। हार्ट ब्लॉक्स, कंडक्शन ब्लॉक्स, अगर टू बी प्रिसाइज कंडक्शन ब्लॉक्स बताया था। कंडक्शन ब्लॉक्स का मोस्ट कॉमन कॉज मायोकार्डाइटिस होता है, एंड इनफैक्ट मायोकार्डाइटिस में मोस्ट कॉमन थिंग्स जो देखी जाती है, जो ECG फाइंडिंग है, वो भी कंडक्शन ब्लॉक्स है। कंडक्शन ब्लॉक्स में भी मोस्ट कॉमनली बंडल ब्रांच ब्लॉक्स आर द मोस्ट कॉमन थिंग व्हिच आर सीन, ठीक है। रिया रोक दे, Yes, जरा वीडियो रोक दे।